जय हिंद, वंदे मातरम। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन परिचय के बारे में। मैं आपका चिर परिचित दोस्त डॉक्टर प्रदीप आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रदीप पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। प्रिय साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म नडियाद, जो आज की डेट में गुजरात में है, वहां हुआ था। आपके पिताजी का नाम झावेर भाई पटेल और माताजी का नाम लाडबा देवी था। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा दीक्षा के बारे में बात किया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की शिक्षा का प्रमुख स्रोत था स्वाध्याय। लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की थी आपने। इसके बाद में भारत आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। अब आइए बताते हैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के संबंध में। ये पहला योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया। और जब अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया तो सरदार पटेल, गांधी जी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और किसानों से कहा कि वो कर ना दें। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की सबसे पहली सफलता थी। अब आइए आपको बताते हैं बारडोली सत्याग्रह के बारे में। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। सरदार का मतलब होता है प्रमुख। किसान संघर्ष एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतर संबंधों की व्याख्या बारडोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं आजादी के बाद क्या योगदान रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पटेल के पक्ष में थी, गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने आप को दूर रखा और इसके लिए नेहरू का समर्थन किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया, किंतु इसके बाद भी नेहरू और पटेल के संबंध तनावपूर्ण ही रहे। इसके चलते कई अवसरों पर दोनों ने ही अपने पद का त्याग करने की धमकी भी दी थी। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों यानी देसी राज्यों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित कर दिखाया। केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अब आइए बताते हैं आपको कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देसी राज्यों को यानी देसी रियासतों को
किस तरीके से एक किया। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व संक्रमण काल में ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी सी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत में विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह के साथ ये कराया गया। फरवरी 1948 को वहां जनमत संग्रह कराया गया जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे। अंततः भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रिय साथियों, इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पहले जूनागढ़ को भारत में विलय करवाया और उसके बाद में हैदराबाद को। अब आइए तीसरी रियासत के बारे में बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर। नेहरू जी ने कश्मीर को ये कहकर अपने पास रख लिया कि ये समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल जी का अखंड भारत बनाने का जो सपना था वो साकार हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहां लागू होंगे। पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की ये सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रिय साथियों, आइए चर्चा करते हैं सरदार पटेल जी के सम्मान के बारे में। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय है। सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अन्य संस्थान और स्मारक भी हैं, जैसे सरदार पटेल स्मारक ट्रस्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक अहमदाबाद, सरदार सरोवर बांध गुजरात, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर, सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत, सरदार पटेल प्रौद्योगिकी संस्थान वसाड,
सरदार पटेल प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, और मुंबई में ही है सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अलावा नई दिल्ली में है सरदार पटेल विद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस संग्रहालय कोल्लम, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक, और यह चौक है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कटरा गुलाब सिंह में है। सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, और वल्लभ भाई पटेल वक्फ संस्थान। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसकी ऊंचाई 240 मीटर है, इसमें 58 मीटर का आधार है। मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। 31 अक्टूबर 1913 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। यहाँ लौह से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया। अतः इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित किया गया है, जो केवाड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच स्थित है। 2018 में तैयार इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। यह प्रतिमा 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। प्रिय साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे असरदार सरदार का 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी युवाओं को सफलता की राह दिखाती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को लाल कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले सूचना मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।